Hi guys, welcome back to my channel UPSC or Nothing. I hope you guys are doing great. Today we are going to discuss current affairs for 25th of August 2020. So let's jump into the highlights of the day. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 टॉपिक्स थ्रू क्वेश्चंस ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट के ऊपर, फिर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस, देन अ क्वेश्चन ऑन आरोग्य सेतु, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ESI एक्ट 1948, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नुआखाई जुहार. Then we have got a question on traditional theatres, followed by joint comprehensive plan of action, and at last a question on Black Sea. Our first question of the day is, which of the following statements is or are correct about Transgender Persons Act 2019? Our statements are, it defines transgender as one whose gender does not match the gender assigned at birth. Second, it states that a transgender person shall have the right to self-perceived gender identity. Third, it does not provide transgender the right of residence with parents and immediate family members. Our options are 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, and D 3 only. Take a pause, think about it. All right. अगर हम अपना पहला स्टेटमेंट देखें तो इट सेज दैट इट डिफाइंस ट्रांसजेंडर एज वन हुज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइन्ड एट बर्थ. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Second, it states that a transgender person shall have the right to self-perceived gender identity. This is also correct. Third says that it does not provide transgender the right to residence with parents. This statement is wrong. यहाँ पे ये does not नहीं है, ये does है. मतलब ये जो एक्ट है अपना, ये ट्रांसजेंडर को राइट देता है कि वो अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर के साथ रह सकते हैं. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2, विच इज़ ए. इसके बारे में चलिए और चीज़ें देख लेते हैं फैक्ट के बारे में. पहली चीज़ तो ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी रिसेंटली नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस को कॉन्स्टिट्यूट किया है. ये एक बॉडी है जो इस एक्ट के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट हुई है. देन जो ये डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर की, इट इंक्लूड्स ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, पर्सनस विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, देन पर्सन विद सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज सच एज किन्नर, हिजड़ा, एज वी ऑल नो दैट. तो इसमें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस डेफिनेशन को फॉर्म किया गया है और सारे सेक्शन को इंक्लूड किया गया है ताकि कोई पीछे ना रह पाए. ठीक है. सेकेंड सेज दैट अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एट द DM's ऑफिस विच इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफिस एंड अ रिवाइज सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन्ड इफ सेक्स इज चेंज. अगर जो ये सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी है ये DM इशू करेगा, और अगर आपने अपना सेक्स बाद में चेंज करते हो या कुछ होता है तो उसके लिए आपको फिर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा DM से ही. ठीक है. देन दिस एक्ट प्रोवाइड्स or prohibits discrimination against transgender person in various sectors like education, employment, healthcare, etc. It states that offenses against transgender persons will attract imprisonment. जो भी ऑफेंस करेगा इन ट्रांसजेंडर पर्सनस के अगेंस्ट उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 6 months के लिए या फिर 2 साल के लिए इन एडिशन टू फाइन्स. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Which of the following statements is correct about National Council for Transgender Persons? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अभी अभी न्यूली कॉन्स्टिट्यूट हुई है. इसके स्टेटमेंट्स हैं. इट्स चेयरपर्सन विल बी द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सेकेंड, द टेन्योर ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स शैल बी 5 years. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and D none of the above. Take a pause, think about it. पहला स्टेटमेंट देखें तो ये बिल्कुल सही है कि इस काउंसिल के जो चेयरपर्सन होंगे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होंगे. सेकंड बोलता है कि जो इसके कम्युनिटी मेंबर्स हैं इस काउंसिल के, उनका जो टेन्योर है वो 5 years होगा. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ये 5 years नहीं है, ये 3 years है. ठीक है. तो इसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए विच इज़ 1 only. चलिए इसके बारे में और चीज़ देख लेते हैं कि और कौन कौन से मेंबर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसके चेयरपर्सन अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है. फिर इसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे 5 जोन से. बेसिकली जैसे एक मेंबर होगा नॉर्थ जोन से, एक मेंबर होगा साउथ से, एक ईस्ट, एक वेस्ट और एक नॉर्थ ईस्ट से. फिर ऑन अ रोटेशनल बेसिस, मतलब जितने भी जोन में जैसे जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट से एक एक मेंबर होता जाएगा रोटेशनल बेसिस पे. देन 5 members ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. सेम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी 5 मेंबर होंगे हर जोन के. फिर जो टेन्योर है वो अपने देख ही लिया है कि 3 years है. फिर इस काउंसिल में कुछ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मेंबर्स भी होंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के, जो कि हेल्थ, होम, माइनॉरिटी, एजुकेशन, रूरल, लेबर और लॉ से होंगी. तो अराउंड 10 मिनिस्ट्रीज़ के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मेंबर्स भी इसके पार्ट होंगे. फिर
ये जो काउंसिल है इसके फंक्शंस क्या होंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी टू फॉर्मुलेट वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर। फिर ये मॉनिटर करेगी जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको इवेलुएट करेगी कि उनका इफेक्ट कैसा था, सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। फिर ये रिव्यू करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को जो इस पे काम कर रहे होंगे। और एक रेड्रेसिंग ग्रीवेंसेज ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, एक रिड्रेसिंग ग्रीवेंस भी होगा, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है वो आके अपनी कंप्लेन कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरोग्य सेतु ऐप एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने इस ऐप के बारे में काफ़ी सुना होगा, कोविड-19 पैंडमिक के सिचुएशन में ये डेवलप हुई है। स्टेटमेंट्स हैं, इट वॉज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। सेकेंड, द ओपन API सर्विस ऑफ आरोग्य सेतु कैन बी अवेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस एंटिटीज which are only registered in India. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. ऑलराइट, पहला स्टेटमेंट अपना कहता है कि इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर में आता है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड, द ओपन API सर्विस जो अभी रिसेंटली एक्सटेंड हुई है आरोग्य सेतु ऐप की, इट कैन बी अवेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस विच आर ओनली रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आवर राइट ऑप्शन इज C, विच इज बोथ 1 and 2। इसके बारे में देखिए और चीज़ें देखिए। सबसे पहले तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में देखते हैं कि अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई थी बाय NIC। देन इसमें अलग अलग जो फंक्शंस हैं इसके वो हैं E-पास इंटीग्रेशन, QR कोड स्कैन भी हो सकता है इसमें, अपन हेल्थ स्टेटस को शेयर कर सकते हैं बिटवीन वेरियस मेंबर्स, है ना। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने नया फीचर जो अनाउंस किया है वो है ओपन API सर्विस इस ऐप के लिए। ठीक है, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनको इंडिया में रजिस्टर होना पड़ेगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका, और एटलीस्ट उनके पास 50 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तभी वो ये ओपन API सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये ओपन API सर्विस होता क्या है? ये एक तरीके का पब्लिक API होता है जो फ्री होता है और ओपन होता है पब्लिक के लिए, जो इसको यूज़ कर सकती है। बेसिकली एक कहते नहीं, एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, ओपन APIs are published on internet and shared freely, allowing the owner of a network accessible service to give universal access to consumers। है ना, एक तरीके का ओपन एंडेड सॉफ्टवेयर हो जाता है जिसका यूज कोई भी कर सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स? Our statements are, it is the financial instrument for making donations to political parties. Second, RBI is authorized to issue and encash these bonds. Third, these are valid for 15 days from the date of issuance. Our options are 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, and 1 and 3 only. Take a pause. All right. पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से अपन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकते हैं। सेकेंड सेज दैट RBI ऑथराइज करता है और इनकैश करता है इन बॉन्ड्स को। ये स्टेटमेंट गलत है। इट्स नॉट RBI, ऑब्वियस लगेगा, बट इट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड सेज दैट these are valid for 15 days from the date of issuance. This is also correct. So our right option is D, which is 1 and 3 only. अब इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन बिहार। ठीक है, बिहार से पहले इलेक्शन में शायद सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो सकता है। फिर ये जो स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये 2018 में लॉन्च हुई थी। ये जो बॉन्ड्स हैं ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक इशू हो सकते हैं विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। मतलब इन मल्टीपल्स में ही हो सकते हैं, ये नहीं कि 500 के मल्टीपल्स में या 2000 के मल्टीपल्स में नहीं होंगे, इस मल्टीपल्स में होंगे। फिर SBI ऑथराइज्ड to issue and encash these bonds. Then these are redeemable in the designated account of a registered political party. ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ही रिडीम हो सकता है। Then these are available for any person for a period of 10 days for each months of January, April, July और October। ठीक है, इन 4 महीनों के 10 दिन तक ही सिर्फ ये बॉन्ड्स इशू होंगे। ये नहीं कि आप कभी भी साल के किसी भी दिन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मंथ्स के कुछ सिलेक्टेड डेज में ही इशू हो सकते हैं। देन जो डोनर का नेम है इन बॉन्ड्स में वो मेंशन नहीं किया जाता है, तो पूरी एनोनिमस बॉन्ड है ये। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल मतलब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू यू नो टू रिवील द नेम ऑफ द डोनी। और बट ये ज़रूरी है कि उनको इलेक्शन कमीशन के सामने उनको अपना डिटेल देना पड़ता है कि उनको कितने पैसे डोनेशन में मिले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, नाइदर द डोनर
nor the political party is obligated to reveal whom the donation comes from. All right. Now moving on to our next question. Consider the following statements about Employees State Insurance Act 1948 and choose the correct option. Our statements are: it applies to all factories and notified establishments located in implemented areas employing 20 or more persons. Second, it is applicable on employees drawing wages up to rupees 15,000 per month. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. All right. पहला स्टेटमेंट हमारा बोलता है कि ये उन एस्टेब्लिशमेंट्स में अप्लाई होता है जिनके पास कम से कम 20 एम्प्लॉयज़ हों, तो ये बिल्कुल सही है. Second says that it is applicable on employees drawing wages up to 15,000 per month. This statement is wrong. It is not 15,000, it is 21,000. जो wages 21,000 मिनिमम उठाते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, और डिसेबल पर्सनस के लिए यही जो वैल्यू है वो 25,000 है. ठीक है, नॉर्मल के लिए 21,000, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 25,000. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली. अब इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं. अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली ESIC है जो, उसने ये अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना है उसको एक्सटेंड कर दिया है 1 साल के लिए, 2021 के लिए. ये जो थी ये 2018 में लॉन्च हुई थी वाली जो स्कीम है, और ये 2020 तक रहनी थी, लेकिन अभी ESIC ने इसको 2021 तक, जून तक इसको एक्सटेंड कर दिया है. देन अनदर थिंग इज़ दैट इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी ESI के अंडर एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो उन सबको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है. नॉट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट. जितने दिन के लिए अगर अनएम्प्लॉयड है उसका बेनिफिट मिलता है. तो उसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं, एक्सटेंड तो हुआ है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं. इट सेज दैट पेमेंट ऑफ रिलीफ हैज़ बीन एनहेंस्ड टू 50% ऑफ एवरेज वेजेस फ्रॉम अर्लियर 25% ऑफ एवरेज वेजेस. ये इंक्रीज हो गया है 25 से 50. ठीक है. सेकेंड, instead of relief becoming payable 90 days after unemployment, it shall become due to for payment after 30 days. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के 90 डेज बाद आपको ये बेनिफिट मिलता था इसके अंडर में, बट अब सिर्फ आप 30 डेज बाद ही इसको ले सकते हो, जो पहले 90 डेज था. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. देन थर्ड सेज दैट इंश्योर्ड पर्सन कैन सबमिट द ऑनलाइन क्लेम डायरेक्टली टू ESIC ब्रांच. मतलब अब जो क्लेम है आप डायरेक्टली ESIC ब्रांच ऑफिस में डायरेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन. इसके पहले आपको अब जो आपका एम्प्लॉयर था उसके ऊपर करना पड़ता था, उसके पास करना पड़ता था, बट आप डायरेक्टली ESI ब्रांच ऑफिस में कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके बारे में और चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ा पॉइंट है. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013? आवर स्टेटमेंट्स आर: it covers 75% of the rural population and up to 50% of the urban population for receiving subsidized food grains under targeted public distribution system. Second, priority households to be covered under TPDS according to guidelines by the central government. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बहुत फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है UPSC प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. आप लोगों ने काफ़ी बार इसको न्यूज़ में पढ़ा होगा. ऑलराइट. पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि ये रूरल पॉपुलेशन का 75% अराउंड को कवर करता है, और अर्बन में ये अराउंड 50% लोगों को कवर करता है थ्रू टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सेकेंड सेज दैट प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो हैं इसके अंडर में, मतलब जो लोग हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको आइडेंटिफाई करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा गाइडलाइंस के. नहीं, ये गलत है. इट इज़ नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट. रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस के थ्रू प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली. ठीक है. अब इसके बारे में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि जितने भी डिसेबल पर्सनस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में. फिर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे: प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स टू बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. देन हाउस होल्ड्स कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना. एक ये दूसरी योजना है जो 2000 में लॉन्च हुई थी. ठीक है. तो इसके अंडर में जितने भी हाउस होल्ड हैं, जो भी लोग हैं, वो भी इस एक्ट के अंडर में इंक्लूड किए जाएंगे. देन कुछ प्रोविजंस हैं देखिए NFSA एक्ट के कि 5 किलो फूड ग्रेन मिलेगा हर इंसान को हर महीने, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये पर केजी के हिसाब से. फिर जो एग्जिस्टिंग AAY अंत्योदय अन्न योजना के हाउस होल्ड हैं उनको 35 किलो मिलेगा पर फैमिली हर महीने. फिर मील और मैटरनिटी बेनिफिट का भी प्रोविज़न दिया हुआ है. फिर यहाँ पे देखिए मील्स भी दी हुई हैं चिल्ड्रन अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज के लिए. फिर फूड सिक्योरिटी अलाउंस का भी प्रोविज़न है. अगर आपको नॉन सप्लाई होती है, मतलब आपको अगर खाना नहीं मिलता है, मतलब किसी भी PDS शॉप में, विच इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप में, तो आप फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी ले सकते हो गवर्नमेंट से.
फिर वेरियस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स भी अवेलेबल हैं इस, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है ये, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नुआखाई जुहार रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, और ऑप्शंस आर ट्राइबल फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल या फिर रिलीजियस फेस्टिवल। आपको बताना है कि ये एक फेस्टिवल है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ट्राइबल से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से या रिलीजियस है, ठीक है। अपना करेक्ट ऑप्शन है सी विच इज़ एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ने फार्मर्स को ग्रीट किया 23 अगस्त को, जिस दिन ये नुआखाई फेस्टिवल था। ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जिसको नुआखाई परब या नुआखाई भेंटघाट भी बोलते हैं। फिर ये सेलिब्रेट किया जाता है टू वेलकम द न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन। नुआखाई दो वर्ड से बना है, नुआ मतलब न्यू और खाई मतलब खाओ, तो इसमें मतलब नया चावल खा के इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर ये वेस्टर्न ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, सदर्न छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड सम एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ झारखंड सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन पंचमी तिथि, मतलब पंचमी मतलब 5, 5th डे ऑफ द लूनार फोर्टनाइट ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर एंड नेक्स्ट डे ऑफ गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, ठीक है। फिर फार्मर्स ऑफर द फर्स्ट प्रोड्यूस फ्रॉम their लैंड्स टू गॉडेस समलेश्वरी, द फेमस मदर गॉडेस ऑफ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इसमें जो फार्मर्स हैं वो जो प्रोड्यूस होता है उसको चढ़ाते हैं मदर गॉडेस हैं जो ये समलेश्वरी ओडिशा की, उनके आगे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है अपना इंडिया का जिसको आप लोग को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये ट्रेडिशनल थिएटर्स हैं अपने इंडिया के, आपको बताना है कि जो थिएटर्स हैं और ये जो स्टेट्स हैं ये करेक्टली मैच्ड है कि नहीं। पहला है बंड पथेर हिमाचल, सेकंड नौटंकी महाराष्ट्र, थर्ड तमाशा उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ मार्च कश्मीर। और ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 एंड नन ऑफ द अबव। टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट। कुछ चीज़ें आपने सुनी होंगी, बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्लैंग में भी यूज़ करते हैं, तमाशा मत करो या नौटंकी मत करो। तो आप बताइए कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है ये सब थिएटर्स। पहला ना ऑप्शन है वो गलत है, बंड पतेर हिमाचल से नहीं है, बंड पतेर है अपना कश्मीर से, ठीक है। सेकंड नौटंकी महाराष्ट्र, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये नौटंकी महाराष्ट्र का नहीं है, ये यूपी का है। तमाशा उत्तर प्रदेश, अगर वो यूपी का है तो ये गलत हो गया, तमाशा महाराष्ट्र का है। फिर मार्च कश्मीर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, मार्च इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के लिखे हुए हैं, आप गूगल करके और इसमें सर्च करिए कि और अलग अलग स्टेट्स के क्या क्या ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी विच इज नन ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट 9th क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और स्टेटमेंट्स आर, it is intended to prevent North Korea from developing nuclear weapons. Second, USA is a party to this plan of action. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. Take a pause. पहला स्टेटमेंट अपना गलत है, इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट नॉर्थ कोरिया बट टू ईरान। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान से रिलेट करता है। सेकेंड सेज दैट यूएसए इज अ पार्टी टू दिस, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी विच इज नन ऑफ द अबव। यूएसए पहले पार्टी था पर 2018 में उसने यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया। जो ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ये साइन हुआ था 2015 में P5+1 एंड ईरान के बीच में, ठीक है। P5 मतलब परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं और 1 में अपना जर्मनी है ना, जर्मनी। P5 में कौन से आते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। ऑलराइट, तो अपना ऑप्शन डी है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बाउंड्रीज विद ब्लैक सी। ऑप्शंस आर रशिया, यूक्रेन, टर्की, आर्मेनिया, ग्रीस। इन पांचों में बताना है कि ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री करती हैं। ऑप्शंस आर 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, हमेशा यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। ऑलराइट, अगर हम रशिया को देखें तो क्या ये बाउंड्री है इसकी ब्लैक सी के साथ, यस। यूक्रेन यस, टर्की यस, आर्मेनिया नो, ग्रीस नो। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है, अपना करेक्ट ऑप्शन है ए विच इज़ 1, 2 and 3। अब इसको देखिए मैप में देख लेते हैं, ये देखिए मैप है। पहले तो ये न्यूज़ में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली टर्की ने 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व
डिस्कवर किए हैं ब्लैक सी में। अब देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री यहाँ से रशिया की है, फिर यहाँ से यूक्रेन की है ना। यहाँ से पहले ये पार्ट है क्रीमिया, आपको पता होगा एक दो साल पहले ही न्यूज़ में था, क्योंकि क्रीमिया को रशिया ने अपने साथ एनेक्स कर लिया है ना। फिर रोमानिया है, बल्गेरिया है, ठीक है। देन वी हैव टर्की, देन वी हैव गॉट जॉर्जिया, अर्मेनिया इधर पे है तो अर्मेनिया नहीं है। एंड ये देखिए ग्रीस, आपको लग रहा होगा बट ग्रीस यहाँ पे एंड हो जाता है, तो ग्रीस नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो ग्रीस पार्ट नहीं है। तो ये था आज के हम लोगों के 10 क्वेश्चंस। तो ये अपने आंसर्स आ गए सारे, ताकि आप बाद में चेक कर सकते हैं। ओके, so that's all for today's news analysis. I hope you guys like this lecture. Thank you guys, and please like, share and subscribe this video as much as possible. Thank you guys.